तो लास्ट वीडियो में हमने संविधान में राष्ट्रपति को डिस्कस किया था। आज जो है राष्ट्रपति का टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे बताया था, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है। पहले कार्यवाहक थे वीवी गिरी और न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने हिदायतुल्ला। फिर आते हैं जिनके समय सबसे ज़्यादा संशोधन हुए, फखरुद्दीन अली अहमद। सबसे कम उम्र में बनने वाले और निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। पहले सिख राष्ट्रपति जो हैं ज्ञानी जैल सिंह। फिर दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। पहले वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम और प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल। तो ये बातें जो है हमने बताई थी, इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। अब देख लेते हैं आगे। देखो, अनुच्छेद 70 के तहत भारत का जो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो नहीं है तो फिर कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। तो अनुच्छेद कौन सा है, 70, ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की शपथ के लिए, ठीक है। अब उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक ये पद पे बने रहते हैं। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तो वही राष्ट्रपति रहेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जब आकस्मिक रिक्ति हो जाए, देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना रहें देश में, तो कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगला है, ये पॉइंट मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था, निर्वाचक मंडल द्वारा, याद रखना इसको। अगला पॉइंट है महाभियोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में, 61 में। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगर ऑप्शन आएगा देखो कि राज्यसभा या लोकसभा या कहीं भी, तो कहीं भी ला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं पहले लोकसभा में लाए या राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा, ये जरूरी है। तो 14 दिन का टर्म बहुत जगह आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 के अंदर लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, अधीनस्थ प्राधिकारियों से। अब अधीनस्थ उनके कौन है, यानी मंत्रिमंडल। तो अधीनस्थ का तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री, है ना। तो देखो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का संचालन में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी क्या शक्तियाँ, मतलब किस किस व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं महान्यायवादी, जिनका वर्णन किस में, अनुच्छेद 76 है। फिर है देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG कहते हैं उनको, कैग, अनुच्छेद 148 है इनके लिए। फिर है देखो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो IAS परीक्षा कराते हैं, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मानवाधिकार आयोग, SC/ST आयोग, राज्यपाल, और जो संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक होंगे। तो ये राष्ट्रपति जितनी भी ये नियुक्तियां करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री मुख्य हैं, यानी प्रधानमंत्री की इच्छा से इन सब की नियुक्तियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सैनिक शक्ति कैसी है। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुख हैं, तो हमने बताया था चीफ कमांडर होते हैं, ठीक है। फिर है राजनयिक शक्तियाँ, अन्य देशों के साथ जो भारत का सब व्यवहार होता है, कोई भी निविदा, नोटिस, खरीद फरोख्त, तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। बातचीत देखो सारी डील प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति करता है। राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। जब कोई अन्य देश का राजदूत जब भारत में नियुक्त होकर आता है तो अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देख लेते हैं, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसद से संबंधित क्या शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं बन सकती। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 3 अंग याद रखने हैं आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा में देखो 2 एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, और ये किस अनुच्छेद में, 331 में। तो ये ध्यान रखना है,
अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को नियुक्त करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के है ना ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। यह अनुच्छेद 80(1) के अंदर है। इसके अलावा राष्ट्रपति दल बदल पे फैसला करते हैं, ठीक है। लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और कुछ खास विधेयक होते हैं देखो जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में नहीं आते, जैसे धन विधेयक, ठीक है। किसी कर को यानी किसी टैक्स को हटाना है, वो कोई विधेयक है तो अनुमति जरूरी है। कोई नया राज्य बनाना है, राज्य की सीमा बदलनी है, नाम बदलना है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं होगा, ठीक है। जिस विधेयक पे संचित निधि से खर्चा होना हो फिर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये कौन सा अनुच्छेद है? 1, 2, 3 याद रखना। 1, 2, 3 यानी 123 में क्या है? अध्यादेश। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। इसके लिए इन्हें देखो कितनी पावर्स है। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती हैं। एक तो होता है पूर्ण वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देते उसे बोलते हैं पूर्ण वीटो लगा दिया। फिर होता है निलंबनकारी वीटो, जब विधेयक को वापस संसद के पास भेज दिया है तो क्या बोलते हैं? निलंबन कर दिया है राष्ट्रपति ने। फिर होता है जेबी वीटो, इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। राष्ट्रपति ने ना तो वापस भेजा ना उसे पास किया, आपने समझो जेब में रख लिया, पॉकेट वीटो। तो ऐसा उदाहरण मिलता है देखो ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे 1986 में, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था तो उन्होंने ना तो उसको लौटाया ना पास किया, बस अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, जेबी वीटो, ठीक है। तो रोक ऐसे लटका सकते हैं राष्ट्रपति लंबे समय तक। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 124 में क्या है? न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्तियां भी इनके पास है ना। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट आता है देखो क्षमादान। देखो तुमने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है वो राष्ट्रपति के पास अपनी अर्जी लगाता है कि भाई उसको फांसी की जगह उम्र कैद हो जाए या कम सज़ा हो जाए। तो ये शक्ति किस में दी गई है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दंड क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है देखो आपातकाल, जो इमरजेंसी है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय लगता है अनुच्छेद 352, तो ये राष्ट्रपति लगा इसकी घोषणा करते हैं। फिर राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल शासन हो गया, ठीक है। मतलब राज्यों में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं हम, तो अनुच्छेद 356 है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगा, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है और ये राष्ट्रपति शासन तो बहुत ज़्यादा बार लग चुका है, ठीक है। तो आपको ये आपातकालीन शक्तियाँ याद रखनी है कि आपातकाल लगाने की घोषणा राष्ट्रपति महोदय ही कर सकते हैं। और लास्ट में पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय का वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख रुपये है, ठीक है। धन्यवाद।